Hello guys, welcome to my channel. Today in this video we are going to cover the chapter 1 of Indian economics, that is Indian economy on the eve of independence, and I'll try my best to explain this to you as simple as possible and make it crystal clear in your mind. So without any further delay, let's begin with the video. So first of all, let's take a look at the overview of the chapter. तो हम लोग पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मतलब कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, ट्रेड कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ये सब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी ने कैसे सफ़र किया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को ब्रिटिशर्स के द्वारा. मतलब कि ब्रिटिशर्स आके हमारी कंट्री में कॉलोनी बनाए और उसके बाद हमें एक्सप्लॉइट किया. तो उन लोग ने हमें आखिर किस कदर तक एक्सप्लॉइट किया, ये हम लोग इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे. सो अब बिना देर करते हुए हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. तो ताकि हम लोग एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर सकें, इसलिए पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा प्री ब्रिटिश इंडियन इकॉनमी के बारे में बताऊँगी. मतलब कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी इकॉनमी कैसी थी. तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी इकॉनमी वाइब्रेंट थी, प्रॉस्परस थी, सेल्फ सफिशिएंट थी, इंडिपेंडेंट थी. हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे. जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत इनफ था. उसके बाद फिर अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, हम लोग सेल्फ रिलायंट थे. हम लोग किसी दूसरी कंट्री पे रिलाई नहीं कर रहे थे फॉर आर नीड्स. उसके बाद जो कल्टिवेटर्स थे, मतलब जो लैंड पे एक्चुअली क्रॉपिंग कर रहे थे, वो ओनर्स भी थे उस लैंड के. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई और ओनर है और उसके बाद वो किसी को हायर करके लैंड पे कल्टीवेशन करवा रहा है. ऐसा नहीं था. जो कल्टीवेटर्स थे वो ओनर्स भी थे लैंड के. इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ तो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस थी. हमारे प्रोडक्ट्स की फ़ाइन क्वालिटी, उनकी एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप पूरे वर्ल्ड में बहुत जानी जाती थी एंड बहुत रेप्यूटेड थी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. फॉरेन ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बहुत एक्सपोर्ट करते थे, प्लस बहुत डिमांड भी थी उनकी ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि वो इतने अच्छे होते थे क्वालिटी में एंड उनमें क्राफ्टमैनशिप इतनी एक्सलेंट होती थी. तो ये था हमारा थोड़ा सा प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी. अब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स के छोड़ने जाने के बाद, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया पर रूल कर लिया, उसके बाद उन्होंने हमें क्या दे के गया है. अब आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा. मैंने ब्रिटिशर्स के आने के पहले की बताई, अब हम लोग ब्रिटिशर्स के जाने की बात कर रहे हैं, मतलब कि 1947 की. तो तब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था. हमारी 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी. उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगाया हुआ था, जिसको हम लोग ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं. बेसिकली ये बंगाल प्रेसिडेंसी में उन लोग ने लागू किया था. और इस सिस्टम में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने लैंड ज़मींदार को बांट दिया था और फिर उन ज़मींदार से कह दिया कि आप इन फार्मर्स से जितना काम कराना चाहो उतना काम कराओ, लेकिन बस बदले में हमको एक फिक्स्ड सम हर महीने या फिर टाइम टू टाइम देते रहना. हो गया. उसके बाद और कुछ नहीं. तो ज़मींदार भी बिल्कुल वही करते थे, फार्मर्स से बहुत काम करवाते थे और बदले में उनको केवल थोड़े से क्रॉप्स देते थे, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए भी इनफ नहीं होते थे. तो इस तरीके से उन लोगों ने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया. अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करो. मैंने क्या बताया था, प्री ब्रिटिश एरा में एग्रीकल्चर में जो कल्टीवेटर्स थे वो लैंड के ओनर्स भी थे. मतलब कि जो फार्मिंग कर रहे हैं वो लैंड के ओनर्स थे. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, ज़मींदार को ओनर बना दिया और कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट किया उन लोग ने मिलके. तो ये चीज़ एक हम लोग कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर सकते हैं. प्लस उन लोग ने उन लोग के दुख दर्द से तो मतलब ही नहीं रखा कल्टीवेटर्स के, कि उन लोग को क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या उन लोग की परेशानियां हैं, इन सब से कुछ मतलब नहीं था. बस उन लोग का अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन किया और उन लोग ने कुछ नहीं किया, जिसके कारण कई सारे टिलर्स या कई सारे कल्टीवेटर्स फील्ड छोड़ के जाने लगे. मतलब उन लोग ने कहा कि नहीं, हमें फार्मिंग नहीं करना ऐसे, और इस कारण कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ.
तो एक हम लोग ये कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत लो थे। प्रोडक्शन मतलब कि जो हम लोग टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे ईयर में, और प्रोडक्टिविटी मतलब कि आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में हम लोग कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोनों ही बहुत लो था। और ऐसा लो क्यों था? क्योंकि कोई इंसेंटिव या कोई मीन्स नहीं थे फार्मर्स के पास टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। अब उन लोग लैंड के ओनर्स तो थे नहीं फार्मर्स, उन लोग तो मेयर लैंडलेस लेबर्स ही बस रह गए थे। तो इसलिए उन लोग के पास ना कोई इंसेंटिव था, ना कोई मीन्स था, तो इसलिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों लो था। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने फार्मर्स को फोर्स किया कि उन लोग सबसिस्टेंस से कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएं। सबसिस्टेंस मतलब कि केवल खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस करना, और कमर्शलाइजेशन मतलब कि प्रोड्यूस इसलिए करना ताकि आप मार्केट में सेल भी कर सको। तो ब्रिटिशर्स ने पहले तो फार्मर्स को फोर्स किया कि आप फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाओ। कैश क्रॉप्स मतलब कि जैसे जूट हो गया, इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया। और ऐसा उन लोग ने क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे चीप रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी जो उन लोग को सस्ते में मिल जाए। और फिर ब्रिटिशर्स ने देखा कि वाह भाई, इंडिया में तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि हाँ, तुम लोग कैश क्रॉप्स उगाओ। और उसके बाद इस कैश क्रॉप्स को उठा के उन लोग पूरी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे, जिसके चलते जो उनकी कंट्री है वहाँ पे तो सब बढ़िया हुआ, लेकिन इंडिया में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ इसके चलते। उसके बाद जब उन लोग मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन लोग अनसर्टेनिटीज़ को भी एक्सपोज हो गए। मतलब कि अगर सब कुछ अच्छा सेल हुआ तब तो बढ़िया, लेकिन अगर सब कुछ अच्छे से सेल नहीं हुआ फिर क्या? फिर उन लोग को तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, फिर तो उन लोग का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि फोर्सफुली फार्मर्स को कमर्शलाइजेशन की तरफ जैसे ढकेल दिया गया। उसके बाद लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की कमी बहुत ज़्यादा थी। अब क्यों थी? क्योंकि फार्मर्स तो ओनर्स थे नहीं लैंड के, तो उन लोग तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। उन लोग के पास ना ही इतने मीन्स थे कि उन लोग इन्वेस्टमेंट करें। अब उसके बाद जो ज़मींदार थे, उन लोग ने तो केवल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने पे ध्यान दिया। कुछ भी नहीं सोचा कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेहतर करेंगे, थोड़ा हम लोग अगर कुछ फ्लड कंट्रोल मेजर्स लेंगे तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो ऐसा तो कुछ उन लोग ने सोचा नहीं। तो इस कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके बाद गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल, मतलब कि जो ओनर्स थे सॉइल के, मतलब कि ज़मींदार, टिलर्स थे सॉइल के, मतलब कि पुअर फार्मर्स, उन दोनों के बीच में एक गल्फ क्रिएट हुआ, एक गैप क्रिएट हुआ। जो ज़मींदार थे वो फार्मर्स के साथ प्रॉफिट्स तो पूरे शेयर करते थे, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था वो उन लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते थे फार्मर्स के साथ। तो इस कारण जो फार्मर्स थे वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे थे, एंड ज़मींदार तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही थे। उसके बाद जो फार्मर्स के पास लैंड था या जो ज़मींदार के पास लैंड था वो कम था, या कहें तो स्मॉल था, और दूर दूर था, या कहें तो फ्रेगमेंटेड था। मतलब एक ही जगह पे ऐसा नहीं था कि उन लोग के पास लैंड है, उन लोग के पास स्मॉल लैंड था प्लस दूर दूर था, फ्रेगमेंटेड था। इससे क्या होता था कि जो उन लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था वो बढ़ जाता था, और उन लोग के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते थे। उसके बाद और अगर हम लोग कुछ एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहें तो जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, वो भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तब इंडिया को 82% ऑफ पॉपुलेशन मिल गई। मतलब जो पहले जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे, जब जो टोटल पॉपुलेशन रही होगी उसका 82% इंडिया को मिल गया, और बदले में बस 65% ऑफ एरिया मिला। और ऊपर से बहुत सारा फर्टाइल एरिया जो कि सिंध का था, पंजाब का था, वो काफ़ी सारा पाकिस्तान में चला गया। तो इस कारण कंट्री में कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस हो गया, कंट्री में इनसफिशिएंसी आ गई, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें तो। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो अगर हम लोग को इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन है उसको एक शब्द में डिस्क्राइब करना होना तो हम लोग कहेंगे सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे ब्रिटिशर्स के 2 फोल्ड मोटिव थे। मतलब उन लोग 2 मोटिव के चलते ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। पहला तो उन लोग को ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था ताकि जो उन लोग को प्रोडक्शन है वो अच्छे से कर सके, प्लस चीप रॉ मटेरियल चाहिए था ताकि उन लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकें।
और दूसरा मोटिव क्या था, उन लोग को इंडिया में एक मार्केट इस्टेब्लिश करना था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट सेल हों, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट सेल होंगे तो उन लोग और प्रोड्यूस कर पाएंगे और उनकी इंडस्ट्रीज़ और ग्रो करेगी। तो ये दो मोटिव्स थे उनके बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन कर गई। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स तो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट हो जा रहे थे, तो अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए बच क्या रहा था? प्लस ब्रिटिश गुड्स जो थे वो मार्केट में एकदम जैसे छा गए। इस कारण हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड भी कम हो गई, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स मशीन से बनते हैं तो उनका प्राइस कम होता है, प्लस क्वालिटी भी बेहतर होती है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो एक तरीके से ख़त्म हो गई, और कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि अब जो हैंडीक्राफ्ट में इन्वॉल्व लोग थे, क्राफ्टमैन थे, उन लोग के पास तो अब कुछ करने को बचा ही नहीं। तो इसीलिए कंट्री में उस टाइम पे बहुत एम्प्लॉयमेंट हुआ, और ये कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट किया कंट्री को। तो ये अभी मैंने एक ब्रीफली बता दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो जैसे अगर हम लोग पहला पॉइंट कहेंगे तो कहेंगे डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले हम लोग ने पढ़ा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ तो हमारी वर्ल्ड में फेमस थी पूरी, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी, क्राफ्टमैनशिप इतनी अच्छी होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई। टैरिफ पॉलिसी मतलब आप कह सकते हो टैक्सेशन पॉलिसी लगाई। तो उन लोग ने क्या किया कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स को फ्री कर दिया, मतलब कि उसमें कोई टैक्सेस ही नहीं लगाए। और अगर कोई इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उस पर बहुत हैवी ड्यूटीज़ लगा दिया। इसके चलते क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, और ग्लोबल मार्केट में भी उनकी डिमांड कम हो गई। तो इस तरीके से उन लोगों ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया, एक तरीके से कहेंगे। अगला पॉइंट जो हम लोग कहें तो ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब ठीक है, माना हैंडीक्राफ्ट को तो ख़त्म कर ही दिया उन लोगों ने, और उसके बाद जो हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थे उसमें भी बहुत कम ग्रोथ थी। मतलब कि कहीं सेकेंड हाफ ऑफ 19वीं सेंचुरी में जाके, मतलब कि 1850 के बाद हमारे कंट्री में कुछ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश होना शुरू हुई। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वेस्टर्न साइड में इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के, मतलब कि जैसे महाराष्ट्र गुजरात हो गया, और जूट टेक्सटाइल मिल्स बंगाल तरफ, बंगाल बांग्लादेश प्रेजेंट डे अगर बात करें तो। और जो वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के इस्टेब्लिश हुई थी कॉटन मिल्स, उनको ओन करते थे ज़्यादातर इंडियंस, और जूट टेक्सटाइल मिल्स को कौन ओन करते थे? ज़्यादातर फॉरेनर्स ओन करते थे। उसके बाद 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश हुई, और 1945 मतलब कि 2 साल पहले इंडिपेंडेंस के कहीं जाके कुछ सीमेंट, पेपर और शुगर की भी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मतलब कि बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में, और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ तो थी ही नहीं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ मतलब कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं या फिर टूल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो वैसी इंडस्ट्रीज़ तो थी ही नहीं इंडिया में। उसके बाद अगर हम लोग इन टोटल देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत लो था, बहुत लो, मतलब रियली लो। और जो स्टेट था, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भी बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही थी। और उन लोग क्यों ही करेंगे? आफ्टर ऑल अगर उन लोग, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बेहतर हो गया तो फिर उन लोग ब्रिटिश गुड्स कैसे खरीदेंगे? तो उन लोग ने तो बिल्कुल मदद की ही नहीं इस चीज़ में। उन लोग ने केवल और केवल अपना फ़ायदा देखा और कुछ भी नहीं देखा। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना फॉरेन ट्रेड। तो अब तक तो समझ गए होंगे। अब फॉरेन ट्रेड का कैसा हाल था कि जो इंडिया था अब वो नेट एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल्स का, और इम्पोर्टर बन गया था किसका? फिनिश्ड गुड्स का। मतलब हम लोग रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते जा रहे थे और फिनिश्ड गुड्स इम्पोर्ट करते जा रहे थे। अब इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट कहें तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मतलब कि ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल हो गया। उन लोग, मतलब हम लोग का 50% से ज़्यादा ट्रेड जो होता था वो ब्रिटेन के साथ होता था। मतलब कहीं ना कहीं मोनोपोली कंट्रोल हुआ ब्रिटिशर्स का हमारे ट्रेड पे। और साथ में जो हमारा थोड़ा बहुत बचा कुचा ट्रेड था वो किसके साथ होता था? थोड़ा बहुत चाइना के साथ हो जाता था, थोड़ा बहुत सिलोन मतलब कि श्रीलंका के साथ, और पर्शिया मतलब कि ईरान के साथ होता था। उसके बाद जब 1869 में स्यूज़ कैनाल खुला था तब तो ये ब्रिटेन के साथ ट्रेड हमारा और बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटेन के लिए जो
सुएज़ कैनाल खुला। सुएज़ कैनाल बेसिकली एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, तो इसके चलते ब्रिटेन के लिए जो उनका कॉस्ट था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इस कारण उन लोग के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए और उन लोग इंडियन मार्केट्स को और अच्छे से कैप्चर कर पाए, इंडिया से और प्रॉफिट या और वेल्थ उन लोग कलेक्ट कर पाए। उसके बाद और कुछ कहें तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो ज़्यादा था इम्पोर्ट से, मतलब हम लोग इतने सारे रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट जो था वो इम्पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा था, तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस था। मतलब जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से ज़्यादा होते हैं तो ट्रेड सरप्लस होता है। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बीओपी में पढ़ोगे। तो ये एक्सपोर्ट सरप्लस तो था और ये कंट्री के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस एक्सपोर्ट सरप्लस को हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया, उन लोग ने इस एक्सपोर्ट सरप्लस को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। अब अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ किया? उन लोग क्या करते थे, इस एक्सपोर्ट सरप्लस से उन लोग जो वॉर एक्सपेंसेस होते थे, मतलब उन लोग ने इंडिया में ही इतने सारे वॉर्स लड़े और सब कुछ किया, तो उस सब के लिए इस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ करते थे। प्लस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आते थे, कंट्री को मैनेज करने के जो भी एक्सपेंसेस आते थे, वो सब कुछ उन लोग इस एक्सपोर्ट सरप्लस से ही यूज़ करते थे। तो ये था हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड के बारे में ब्रिटिशर्स के बाद। अब हम लोग कुछ और फीचर्स भी देखते हैं हमारी इकोनॉमी के, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए। तो अब आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब कि जो कंट्री के लोग हैं उन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, उन लोग के हेल्थ का क्या मतलब स्टेटस था, ये सब हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट। तो उस टाइम पे इंडिया में बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, और दोनों का सेम रीज़न था, वो था पोवर्टी। अब देखो पोवर्टी और बर्थ रेट कैसे रिलेटेड है। हम लोग यूजुअली सुनते हैं ना कि जो इंडिया में पुअर फार्मर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और ज़्यादा बच्चे होंगे ज़्यादा मैन फोर्स होगा, उन लोग ज़्यादा लोग फार्म पे काम करने वाले होंगे और उन लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनडायरेक्टली उन लोग का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, अब उन लोग को ज़्यादा बच्चों को पालना पड़ता है। तो इस कारण मतलब कमिंग बैक टू टॉपिक, इस कारण बर्थ रेट जो था वो हाई था। और डेथ रेट क्यों हाई था? अब लोग पुअर थे, उन लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उन लोग अवेयर नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, और इसलिए जो डेथ रेट्स थे वो भी हाई थे। तो इस तरीके से बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। उसके बाद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की उम्र से पहले ही मर जा रहे हैं, ये आता है हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो था 218 पर 1000, मतलब इतना हाई, 218 बच्चे मर जा रहे थे आउट ऑफ 1000 इन एवरी 1000 लाइफ बर्थ। तो मतलब ये बहुत हाई था। और इसका भी रीज़न क्या था? एक तो पोवर्टी, पुअर थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, प्लस उस टाइम पे कंट्री में उतनी ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी थी भी नहीं। तो ये रीज़न था हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का। उसके बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी केवल 32 ईयर्स। 32 ईयर्स मतलब केवल 32 ईयर्स, जो कि बहुत कम थी। एंड इसका रीज़न अगेन पोवर्टी थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम थी कंट्री में, और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के टूवर्ड्स। तो ये सब रीज़न कह सकते हैं हम लोग लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब कि लिटरेसी क्या कहते हैं हम लोग कि अगर कोई इंसान एक लैंग्वेज को लिख और पढ़ सकता है तो वो इंसान लिटरेट कहलाता है। तो उस टाइम पे इंडिया में लिटरेसी रेट 16% से भी कम था। 16% लोग भी एक लैंग्वेज को लिख या पढ़ नहीं पा रहे थे। और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो तो और कम था, केवल और केवल 7%। और ये हमें शो करता है कि उस टाइम पे हमारी सोसाइटी कितनी जेंडर बायस्ड थी, कितना ज़्यादा उसमें डिफ्रेंसिएशन था बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को दिखा रहे थे उस टाइम पे। ओके, तो ये हुआ हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, वो है जैसे कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम लोग 1921 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1921 के पहले क्या होता था
कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो एक सेंसस में अगर इंक्रीज़ करती थी तो अगले सेंसस में डिक्रीज़ करती थी, फिर अगले में इंक्रीज़ करती थी तो अगले में डिक्रीज़ करती थी, मतलब ऐसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ चलता रहता था। लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ कि जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ की, डिक्रीज़ तो की नहीं, केवल और केवल इंक्रीज़ की और इंक्रीज़ की। उसके बाद फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो हुआ था 1881 में, और उसके बाद से हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता रहा है इंडिया में, और सबसे रिसेंट 2021 का है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे 72% लोग काम करते थे, सेकेंडरी में 10% और टर्शियरी में 18%। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो एग्रीकल्चर था वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था हमारी कंट्री में। अब इसे कोई ठुकरा नहीं सकता क्योंकि 72% लोग लगभग एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो केवल 10%, सबसे कम कंट्रीब्यूशन। और अगर हम किसी भी डेवलप नेशन के रिकॉर्ड को उठा के देख लें, वो नेशंस डेवलप्ड इसीलिए हैं क्योंकि उन नेशंस में इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से किया है। पर इंडिया में तो इंडस्ट्रीज डेवलप थी ही नहीं उस टाइम पे, तो कैसे कंट्रीब्यूट करती, इसलिए हमारी इकॉनमी इतनी बैकवर्ड थी। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट और कुछ नोट कर डिराइव करने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। मतलब कि उस टाइम पे हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में अबंडेंस ऑफ लेबर था, मतलब कि लोगों की जितने काम भी नहीं थे उससे भी ज़्यादा लोग थे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम लोग थे, मतलब कि इनसफिशिएंट लेबर था। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए था कि कुछ लोगों को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ट्रांजिशन नहीं हुआ कंट्री में। प्लस ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनबैलेंस भी था रीजनली, क्योंकि अगर हम लोग देखें मद्रास प्रेसिडेंसी को, बॉम्बे को, बंगाल को, मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब कि तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, केरला आ गया, कर्नाटका आ गया, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि हाँ ठीक है, लोग एग्रीकल्चर छोड़ के जा रहे थे इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम लोग वहीं उड़ीसा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पे और लोग एग्रीकल्चर में ही ऐड होते जा रहे थे, मतलब कि एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन और बढ़ती ही जा रही थी इन सभी स्टेट्स में। तो ये कहीं ना कहीं रीजनली इम्बैलेंस था इंडिया में। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिकली दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक चेंज और एक होता है सोशल चेंज। अगर हम लोग इकोनॉमिक चेंज की बात करते हैं तो इसमें आता है डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, ये सब। और अगर हम लोग सोशल चेंज की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, ग्रोथ इन एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये सब आता है। तो अगर हम लोग ब्रिटिशर्स का देखें तो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। सबसे पहला रेलवेज़ 1850 में इंडिया में उन लोग ने लॉन्च किया था, ओके, स्टार्ट किया था बेसिकली। तो रेलवेज़ 1850 में इंडिया में आया, और ये रेलवे तो वैसे ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पज़ से इस्टेब्लिश किया था। उनका पर्पज़ क्या था कि उन लोग को फिनिश्ड गुड्स को कंट्री के रिमोट एरियाज़ तक पहुंचाना था। उसमें तो वो सक्सेसफुल हुए, बट कहीं ना कहीं ये रेलवेज़ हमें भी बेनिफिट कर गए थे, है ना। और हमारी इंडिपेंडेंस में इन रेलवेज़ ने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इन रेलवेज़ की वजह से ही जो कई सारे लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पा रहे थे, अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुंचा पा रहे थे, और कहीं ना कहीं एक इसने बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। तो ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पज़ के लिए चालू किया था, बट इसने हमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है रेलवेज़ ने। तो उन लोग ने मतलब क्यों किया था कि ताकि उन लोग फिनिश्ड गुड्स को रिमोट एरियाज़ तक पहुंचा सकें, इससे उन लोग का मार्केट इंक्रीज़ हो और इन लोग और ज़्यादा इंडिया को लूट सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पोर्ट्स। पोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या पर्पज़ था। पोर्ट्स इसलिए ताकि उन लोग एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को और ज़्यादा स्मूथली कर सकें, है ना, ज़्यादा स्मूथली हो सके, इसलिए उन लोग ने और ज़्यादा पोर्ट्स इस्टेब्लिश किए। बट कहीं ना कहीं बाद में ये पोर्ट्स अनइकोनॉमिकल प्रूव हुए और इसलिए कहीं ना कहीं ये बंद भी कर दिए गए थे। तो इसलिए पोर्ट्स उतने फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, लेकिन रेलवेज़ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे ब्रिटिशर्स के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ।
पोस्ट एंड टेलीग्राफ तब क्यों किया था उन लोग ने? टू इन्हांस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन लोग ने पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज को लॉन्च किया था, ताकि उन लोग कंट्री पे और ज़्यादा अच्छे से रूल कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रोड्स। तो रोड्स क्यों इस्टेब्लिश किया था? कि रॉ मटेरियल्स जो था वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, मतलब जैसे प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, अलग अलग पार्ट्स में फार्मर्स ग्रो कर रहे थे, तब उन सभी रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाना ताकि वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट हो सके, उसके लिए चाहिए थी हमें रोड्स। और इसलिए रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल है वो बहुत स्मूथली हो सके। प्लस उन लोग ने रूरल एरियाज़ में रोड बनाने की कोई कोशिश नहीं किया, या फिर ऐसे एरियाज़ में लोग ने रोड बिल्कुल नहीं बनाए जहाँ से उन लोग को कोई बेनिफिट नहीं, जहाँ से उन लोग को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो वहाँ की रोड्स थी वो बहुत ख़राब रही, मतलब जैसे नेचुरल कैलामिटी फ्लड वगैरह के टाइम पे तो एकदम जैसे पानी बन जाती थी वो रोड्स। अब ये हम लोग ने पढ़ लिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है, अब हमने अलग अलग तो पढ़ लिया, अब हमें ज़रा आप कुछ चुनिंदा पॉइंट्स में हमें बताओ कि अगर हमें ओवरऑल फीचर्स बताना हो कि इंडियन इकॉनमी के कैसे थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले हमारी इकॉनमी स्टैग्नेंट थी, मतलब कि जो लोगों की इनकम थी उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, या फिर थी भी तो बहुत थोड़ी ग्रोथ थी। और प्लस ब्रिटिशर्स ने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं उठाए, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे कि दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, VKRV राव, RC देसाई, इन लोग ने थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया टू एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम, एंड इनमें से VKRV राव का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एंड एग्जैक्ट माना जाता है। तो इसमें उन लोग ने क्या बताया कि जो एग्रीगेट रियल आउटपुट और पर कैपिटा आउटपुट है, इनमें ग्रोथ बहुत लो है इंडिया की उस टाइम पे, है ना। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इंडिया के एग्रीगेट रियल आउटपुट और पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ बहुत कम थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था, फेमाइंस और एपिडेमिक्स तो जैसे आते ही जाते रहते थे। तो ये सब उन लोग ने बताया, और ये हम लोग लिखेंगे किस पॉइंट में? स्टेगनेंट इकॉनमी में। फिर उसके बाद हम लोग के सेकंड फीचर क्या था इकॉनमी का? हमारी इकॉनमी बैकवर्ड थी, मतलब कि पर कैपिटा इनकम बहुत लो था, केवल 230 रुपी, मतलब कि इंडिया का एक इंसान 230 रुपये ऑन एवरेज कमा रहा था। जस्ट थिंक, 230 रुपये केवल, बहुत कम है। तो लोग बहुत पुअर थे, फूड की बहुत कमी थी कंट्री में, फूड में इनसफिशिएंसी थी, क्लोथिंग और शेल्टर फैसिलिटीज़ इम्प्रॉपर थी ही नहीं, और अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही ज़्यादा था। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों था ये मैं बता चुकी हूँ, जल्दी सोचो क्यों था? क्योंकि उन लोग ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया था। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। उसके बाद अगला फीचर कोई पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो डोमिनेट कर रहा था। अब ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, लेकिन एग्रीकल्चर केवल 50% कंट्रीब्यूट कर रहा था GDP में। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों कम थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये हम लोग कहेंगे इन डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देन उसके बाद ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये पॉइंट नया है क्या हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ तो थी ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश करने दी ही नहीं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था। उसके बाद हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, हम लोग इम्पोर्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब इम्पोर्ट किसका होता था? पहली चीज़ तो एकदम अब तक रट जानी चाहिए, क्या? फिनिश्ड गुड्स। दूसरी चीज़ कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ तो इंडिया में नहीं थी, और कैपिटल गुड्स मतलब कि मशीन्स वगैरह तो चाहिए थे ना इंडिया में प्रोडक्शन के लिए, तो उनका भी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा था। प्लस उसके साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स, मेडिसिन और ऐसे कुछ कंज्यूमर गुड्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स था हमारी कंट्री में। उसके बाद आया अपना अगला पॉइंट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मतलब कि अर्बन एरियाज़ में बहुत कम लोग रहते थे उस टाइम पे, ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में ही उस टाइम पे रहते थे, तो अर्बनाइजेशन लिमिटेड था, हम लोग ये कहेंगे। लगभग केवल 16% लोग अर्बन एरियाज़ में उस टाइम पे रहते थे। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया हमारा सेमी फ्यूडल इकॉनमी या फिर मिक्स्ड इकॉनमी, मतलब कि जो इकॉनमी थी वो कहीं ना कहीं मिक्स थी, ना कैपिटलिस्ट थी ना फ्यूडल थी, सेमी फ्यूडल थी इन टोटल। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा इकॉनमी का ओवरऑल फीचर्स जब ब्रिटिशर्स गए। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक में, और वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स से अनजाने में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हों, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो गई। अब उन लोग के लिए तो गलती से हो गई, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा और होना चाहिए था इनफैक्ट। तो अब हम लोग कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखेंगे ब्रिटिश रूल के। तो पहला था कमर्शियल आउटलुक। अब माना ठीक है, ये बात सही है कि उन लोग ने फार्मर्स को फोर्स किया टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शलाइजेशन, जिसके कारण उन लोग मार्केट की अनसर्टेनिटी से एक्सपोज हुए। लेकिन अगर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी हुआ कि फार्मर्स का आउटलुक चेंज हुआ। पहले तो केवल उन लोग खुद के सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में सोचते थे, अब थोड़ा उन लोग मार्केट में बेचने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा उन लोग मार्केट प्राइजेस के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा मार्केट प्राइजेस से रिलेटेड अपना प्रोडक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि रेलवेज़ और रोड्स डेवलप हुए तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया लोगों के लिए, और इसलिए उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। हाँ, हम लोग ने पीछे पढ़ा कि फेमाइंस बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई थी, रेलवे आ गया था बेसिकली, तो जो फूड ग्रेन्स थे वो रिमोट एरियाज़ तक फिर भी ट्रांसपोर्ट हो पा रहे थे, और इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग फेमाइंस को कंट्रोल भी कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉलो होता था, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लगाया, जिसमें मनी के बदले में गुड्स सेल करते थे और मनी के बदले में ही गुड्स हम लोग परचेज करते थे। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि इसके कारण हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिला, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू मिला, एक यूनिट ऑफ वैल्यू मिला, एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट मिला, एंड एक मीन्स फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी मिला। मतलब ये सब आपने फंक्शंस पढ़े होंगे इन मनी चैप्टर, या फिर अभी आप पढ़ोगे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट थे, तभी उन लोग ने पूरी कंट्री पे रूल कर पाया। इतनी बड़ी इंडिया कंट्री है और इस पूरी कंट्री पे रूल कर पाया, क्यों? क्योंकि उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे थे। उन लोग का जो पेपर वर्क करने की आदत थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी। और जब ब्रिटिशर्स गए ना, तो उन लोग ने एक लेगेसी के जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप पूरा छोड़ के गया, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस के लिए एक तरीके से रेफरेंस थे, जिसके बेसिस पे उन लोग ने आगे की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग किया। हाँ, उन लोग ने नेगेटिव चीज़ें सारी हटा दी, लेकिन पॉजिटिव्स उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अपने साथ रखे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए? कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बस दैट्स इट। एंड हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। था क्या कुछ चैप्टर में? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग है। तो आप बस एक वीडियो देख लो और आपका सब कुछ हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने जाके बुक रीड कर लिया ना, तो मतलब समझ लो चेरी ऑन द केक हो गया। तो मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ी बोरिंग है, लेकिन बहुत ईजी है। तो बस आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें समझते जाना है, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक केक वॉक। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आता है एंड की तरफ। एंड येस, thank you so much for watching the video till here, and if you like the video, then please and make sure that you stay tuned for my more upcoming videos like this. And yes, keep showing your support to me, and thank you, and keep fighting. I'll be with you.